आज हम एक तरह से झारखंड की पूरी भौगोलिक कुंडली बनाने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी बताते हैं। तो हमारा मिशन है इन सबको जोड़कर झारखंड की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर तैयार करना, एक ही बार में। बिल्कुल सही कहा। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई झारखंड नक्शे पर कहाँ है, हाँ, बल्कि ये समझना है कि इसके पठार, इसकी नदियाँ, इसके जंगल, ये सब मिलकर इसकी किस्मत कैसे लिखते हैं। सही। मतलब क्यों झारखंड का भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। एग्जैक्टली इसी सवाल की तह तक जाएंगे आज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। मतलब अगर किसी को ग्लोब पर ढूंढना हो तो कहाँ देखेगा? हमारे पास इसके अक्षांश और देशांतर के आंकड़े हैं। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से हाँ। 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। हाँ। और ये नंबर सिर्फ एक पता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तरी अक्षांश में होने का सीधा मतलब है कि झारखंड पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा इसके लगभग बीच से गुजरती है। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ कौन सी फसलें उगेंगी, सब कुछ इन नंबरों में छिपा है। और जाहिर है ये बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग होकर बना भारत का 28वां राज्य है। जी, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक बंटवारा नहीं था। अच्छा? नहीं, भौगोलिक नजर से देखें तो ये दो अलग अलग दुनियाओं का बंटवारा था। कैसे? बिहार का उत्तरी हिस्सा मतलब गंगा के मैदान, उपजाऊ समतल भूमि, और झारखंड छोटा नागपुर का ऊबड़ खाबड़ खनिज से भरा पठार। ये दो भू आकृतियां इतनी अलग हैं कि एक अलग राज्य की मांग के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये दिलचस्प है। तो ये बंटवारा तार्किक था। बिल्कुल। अब आते हैं आकार पर। इसका कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। 2.42%। सुनने में ये आंकड़ा मामूली लग सकता है। हाँ, बहुत बड़ा तो नहीं है। लेकिन यही तो झारखंड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस 2.42% जमीन के नीचे भारत का लगभग 40% खनिज छिपा हुआ है। 40%? जी, कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, सब कुछ। तो इसका महत्व इसके आकार से नहीं, बल्कि इसकी जमीन के नीचे दबे खजाने से है। वाह, ये तो देश का एक भूवैज्ञानिक पावर हाउस हुआ। इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात जो मुझे आंकड़ों में दिखी वो है इसका आकार। ये पूरब से पश्चिम की ओर ज्यादा लंबा है, 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर। हाँ, तो लगभग एक चौकोर जैसा, पर थोड़ा खिंचा हुआ। और ये जो इसका पूरब पश्चिम अक्ष है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही झारखंड का औद्योगिक और खनिज गलियारा है। अच्छा। आप पूरब में धनबाद के कोयला क्षेत्रों से लेकर पश्चिम में गुमला और लोहरदगा की बॉक्साइट खदानों तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो चुनौती ये है कि राज्य का आर्थिक इंजन एक पतली पट्टी में केंद्रित है। बिल्कुल। जबकि बाकी आबादी और कृषि संसाधन उत्तर और दक्षिण में फैले हुए हैं। इन दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, ये हमेशा से एक पहेली रही है। मतलब राज्य का आकार ही उसकी विकास की चुनौतियों को तय कर रहा है। काफी हद तक। यहाँ से बात और गहरी होती है। छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल सही पकड़ा। अगर झारखंड एक शरीर है तो छोटा नागपुर का पठार उसकी रीढ़ की हड्डी है। नोट्स में साफ लिखा है कि राज्य का ज्यादातर हिस्सा इसी पठार पर है। और ये कोई छोटा मोटा पठार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, जो उत्तर पूर्व की तरफ निकला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर बताई गई है। 760 मीटर यानी लगभग 2500 फीट। इसका मतलब ये अपने पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार के मैदानी इलाकों से काफी ऊंचा है। ये ऊंचाई ही तो इसे अलग पहचान देती होगी। यही इसकी पहचान है। ये ऊंचाई न सिर्फ इसके मौसम को थोड़ा ठंडा रखती है, बल्कि इसकी नदियों की दिशा भी तय करती है। और इसी उबड़ खाबड़ जमीन के कारण यहाँ मैदान कम और पहाड़ियां ज्यादा हैं। इसी से जुड़ा नोट्स में एक पाट क्षेत्र का जिक्र है। हाँ, जिसे इस पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा बताया गया है। और उसके साथ एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है कि यहाँ आदिम जनजातियां बसती हैं। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। क्या ऊंचाई और आदिम जनजातियों के बसने में कोई सीधा संबंध है? ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे भूगोल इतिहास और संस्कृति को पनाह देता है। हाँ, ऊंचे घने जंगलों वाले और दुर्गम इलाके बाहरी दुनिया के दखल से बचे रहते हैं। ये क्षेत्र इन प्राचीन समुदायों के लिए एक
समझी प्राकृतिक किले की तरह काम करते आए हैं, जहां उनकी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली सदियों तक सुरक्षित रह सके। वाह, तो ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये एक तरह की सांस्कृतिक तिजोरी है जिसकी चाबी भूगोल के पास है। बहुत खूब। अब जमीन के थोड़ा और अंदर की बात करते हैं। नोट्स कहते हैं कि यहाँ आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं जिनकी टूटने से लाल मिट्टी बनती है, और ये 90% हिस्से में है। मेरे लिए लाल मिट्टी का मतलब अक्सर कम उपजाऊ जमीन होता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये झारखंड की कहानी का एक केंद्रीय विरोधाभास है। विरोधाभास? हाँ, जिस जमीन के नीचे बेशकीमती खनिज दबे हैं, उसी जमीन के ऊपर खेती करना एक संघर्ष है। लाल मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं और पठारी ढलान इस मुश्किल को और बढ़ा देती है। कैसे? नोट्स में एक शब्द का जिक्र है, मिट्टी का कटाव। जब ढलान पर तेज बारिश होती है तो पानी अपने साथ मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को बहा ले जाता है। तो एक तरफ प्रकृति ने जमीन के नीचे खजाना दिया है और दूसरी तरफ ऊपर की जमीन से उसका आशीर्वाद थोड़ा छीन भी लिया है। तो जमीन उबड़ खाबड़ है, मिट्टी खेती के लिए मुश्किल। अब जरा इसकी सीमाओं को देखते हैं। एक बहुत ही रोचक तथ्य नोट्स में है कि झारखंड एक लैंडलॉक्ड राज्य है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपकी दुनिया आपके पड़ोसियों से तय होती है। अच्छा। लैंडलॉक्ड होने का मतलब है कि आपके पास समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। व्यापार के लिए, खासकर समुद्री व्यापार के लिए, आपको अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना होगा। नोट्स के मुताबिक झारखंड 5 राज्यों से घिरा है: बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है कि कोलकाता और हल्दिया या फिर पारादीप के बंदरगाह इसकी जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। और ये निर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती। तो इसका कोई सांस्कृतिक असर भी होता है? असर हर चीज पे होता है। सोचिए, जब लोग व्यापार के लिए, काम के लिए या बस यूं ही एक दूसरे के राज्य में आते जाते हैं तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपना खाना, अपने त्योहार भी लाते हैं। तो झारखंड के पूर्वी हिस्से में बंगाली संस्कृति का असर दिखेगा और उत्तरी हिस्से में भोजपुरी और मगही का। ये सीमाएं लकीरें नहीं बल्कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। इसी सिलसिले में एक और बात, गढ़वा जिला। नोट्स कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमाओं को छूता है। हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब आप एक ही जिले में खड़े होकर 3 अलग-अलग राज्यों की तरफ देख सकते हैं। ये तो किसी भौगोलिक तिराहे जैसा हुआ। बिल्कुल। और सोचिए कि उस तिराहे पर बसे गांव में क्या होता होगा। वहां के बाजार में 3 राज्यों के लोग मिलते होंगे, 3 तरह की बोलियां सुनाई देती होंगी और शायद एक ही परिवार में 3 राज्यों से रिश्तेदारियां होती होंगी। वो जगह सांस्कृतिक रूप से कितनी समृद्ध होगी। सही कहा। ये एक छोटा सा तथ्य हमें बताता है कि जमीन पर जीवन कितना दिलचस्प हो सकता है। और फिर इसका ठीक उल्टा भी है। नोट्स के आखिर में एक तालिका है जो बताती है कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगते। हाँ, वो पूरी तरह से झारखंड के भीतर ही घिरे हुए हैं। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर गढ़वा एक चौराहा है तो लोहरदगा और खूंटी राज्य का दिल है। ये वो इलाके हैं जो बाहरी प्रभावों से सबसे ज्यादा दूर हैं, जहां शायद झारखंड की अपनी मूल संस्कृति और पहचान सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में मिलती होगी। तो एक ही राज्य में दोनों तरह के इलाके मिल रहे हैं, एक जो बाहर की दुनिया से जुड़ा है और एक जो अपने आप में सिमटा हुआ है। यही तो विविधता है। ठीक है, तो अब तक हमने जमीन और सीमाओं को समझा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब पर असर डालती है, प्रकृति का मिजाज। हमने शुरू में कर्क रेखा की बात की थी, जो नोट्स के मुताबिक राज्य के ठीक बीच से गुजरती है। इसका जलवायु पर क्या असर होता है? इसका बहुत बड़ा असर है। कर्क रेखा के होने से ही यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। लेकिन कहानी और भी दिलचस्प है। वो कैसे? नोट्स बताते हैं कि यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है। अच्छा। अरब सागर वाली भी और बंगाल की खाड़ी वाली भी। अच्छा। लेकिन बंगाल की खाड़ी झारखंड के ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ की ज्यादातर बारिश उसी शाखा से होती है। ये एक तरह से झारखंड का बंगाल से भौगोलिक रिश्ता है जो हर साल मानसून में ताजा हो जाता है। और जंगल, झारखंड का नाम सुनते ही घने जंगल दिमाग में आते हैं। नोट्स में कुछ आंकड़े भी हैं। हाँ, जैसे कि राज्य में 29 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वन है। हाँ। आंकड़ा भी है जो बहुत कुछ कहता है। 2017 की वन सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि झारखंड का कार्बन स्टॉक 222.882 मिलियन टन है। कार्बन स्टॉक, ये सुनने में थोड़ा जटिल है।
इसका आसान सा मतलब है कि यहाँ के जंगलों ने अपने अंदर भारी मात्रा में कार्बन सोख रखा है, जो उन्हें पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह देश के कुल कार्बन स्टॉक का 3.15% है, जबकि झारखंड का क्षेत्रफल देश का सिर्फ 2.42% है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ के जंगल ज्यादा घने और स्वस्थ हैं। सही पकड़ा। वे अपने आकार से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल सही, अपने आकार से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभाना, ये झारखंड के जंगलों के लिए एकदम सही बात है। ये आंकड़ा हमें सिर्फ पेड़ों की गिनती नहीं बताता, ये उन जंगलों की गुणवत्ता और उनकी अहमियत बताता है। जंगल हैं, बारिश है तो नदियां भी होंगी, लेकिन नोट्स में एक चेतावनी जैसी बात लिखी है, यहाँ की नदियां बरसाती हैं। हाँ, जो गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। और ये झारखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। निश्चित रूप से। बरसाती नदी होने का मतलब है कि आपके पास साल भर पानी का स्रोत नहीं है। जीवन पूरी तरह से मॉनसून की मेहरबानी पर निर्भर है। 4 महीने जबरदस्त पानी और बाकी 8 महीने पानी की कमी। इसी चुनौती से निपटने के लिए जल प्रबंधन यानी डैम और जलाशय बनाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक जिक्र नोट्स में है, दामोदर घाटी परियोजना। इसे भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना बताया गया है। ये तो एक गर्व की बात लगती है। हाँ है तो। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अजीब लाइन लिखी है। संथाल परगना में दामोदर घाटी परियोजना को संथाल पार्टी द्वारा स्वीकृत नहीं था, वही परियोजना मौजूद है। ये थोड़ा उलझा हुआ है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये लाइन इन 2 पन्नों में छिपी सबसे गहरी कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि विकास की कहानी कभी भी सीधी नहीं होती। मतलब एक तरफ देश की पहली बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना का राष्ट्रीय गौरव था, जिससे बिजली बननी थी, सिंचाई होनी थी, बाढ़ रोकनी थी, तो दूसरी तरफ शायद स्थानीय समुदायों के विस्थापन, उनकी जमीन और संसाधनों पर उनके अधिकार का सवाल था। अच्छा, ये नोट्स उस जमीनी तनाव की एक झलक दे रहे हैं जो अक्सर विकास के बड़े बड़े नक्शों से गायब हो जाती है। ये दिखाता है कि भूगोल सिर्फ पहाड़ और नदियां नहीं है, ये लोगों, राजनीति और अधिकारों की लड़ाई का मैदान भी है। तो इन 2 पन्नों के नोट से हमने झारखंड की एक कितनी जटिल और परतदार तस्वीर तैयार की है। हाँ, ये सिर्फ पठारों की भूमि नहीं है, ये विरोधाभासों की भूमि है। ये 5 राज्यों से घिरी है, जिससे इसकी संस्कृति बहुरंगी हो जाती है। यहाँ लाल मिट्टी है जो खेती को मुश्किल बनाती है, लेकिन उसी के नीचे खनिजों का भंडार है। और यहाँ घने जंगल हैं जो देश का कार्बन सोखते हैं, लेकिन यहाँ की नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं। सच में ये दिखाता है कि कैसे भूगोल किसी जगह के चरित्र को गढ़ता है। इसका लैंडलॉक्ड होना इसे व्यापार के लिए दूसरों पर निर्भर बनाता है। इसकी पठारी जमीन जहां एक तरफ इसे खनिज संपदा देती है, वहीं खेती को एक चुनौती बना देती है। और इसकी बरसाती नदियां पानी की हर बूंद को कीमती बना देती हैं। ये सब मिलकर वहां के लोगों के जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी संस्कृति की कहानी लिखते हैं। इन नोट्स ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन एक सवाल भी मेरे मन में छोड़ दिया है। क्या सवाल? नोट्स में उन सभी जगहों के नाम दिए गए हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। किस्को, ओरमांझी, गोला, गोपालपुर और भी कई। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों के जीवन में या उनकी लोक कथाओं में इस खगोलीय रेखा का कोई खास मतलब है? ये दिलचस्प सवाल है। क्या वो जानते हैं कि वो धरती की एक ऐसी काल्पनिक लेकिन महत्वपूर्ण रेखा पर रहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन भौगोलिक आंकड़ों में कभी दर्ज नहीं होता, लेकिन वो भी तो उस जगह की कहानी का एक हिस्सा है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं। जी। हमारे पास झारखंड की भूगर्भिक संरचना पर, मतलब उसकी जमीनी बनावट पर एक विस्तृत लेख और एक नक्शा आया है। अरे, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस राज्य की जमीन के नीचे आखिर ऐसा क्या है, क्या छिपा है कि इसे रत्न गर्भा कहते हैं। मतलब वो भूमि जिसके गर्भ में रत्न हो। ये वाकई एक दिलचस्प खोज होने वाली है, क्योंकि झारखंड की जो कहानी है ना, वो सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन की नीचे की चट्टानों में लिखी है। और यही चट्टानें तय करती हैं कि वहाँ कौन से उद्योग लगेंगे, शहर कहाँ बसेंगे और लोगों की जिंदगी कैसी होगी। बिल्कुल सही बात है। और इन स्रोतों को देखते ही एक बात तो मतलब एकदम सामने आती है जो हैरान कर देती है। इसमें लिखा है कि राज्य का 90% हिस्सा, आप सोचिए 90%, लगभग पूरा का पूरा झारखंड एक ही तरह की अरबों साल पुरानी चट्टानों से बना है। हाँ, ये किसी भी जगह के लिए एक बहुत असाधारण बात है।
तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जरूर। ये झारखंड की भूगर्भिक पहचान का सबसे बड़ा सच है और यहीं से रत्नगर्भा के रहस्य का ताला खुलता है। तो फिर चलिए इस ताले को खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये जो 90% चट्टानें हैं वो आर्कियन, ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ क्रम की हैं। नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन असल में यही झारखंड की नींव है। ये सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, मतलब लगभग पूरे दक्षिणी पूर्वी हिस्से में फैली हुई हैं। और स्रोत में एक और खास बात लिखी है कि छोटा नागपुर पठार की ज्यादातर चट्टानों का रिश्ता भी इसी पुराने दौर से है। अच्छा। यहाँ आर्कियन शब्द को समझना जरूरी है। आर्कियन का मतलब है पृथ्वी के इतिहास का वो शुरुआती दौर जब हमारी धरती बन ही रही थी। हम उन चट्टानों की बात कर रहे हैं जो शायद पृथ्वी पर बनी सबसे पहली चट्टानों में से हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये धरती के जन्म के गवाह हैं। एक मिनट, स्रोत में ये भी लिखा है कि ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें खनिजों का भंडार है। अब परतदार चट्टानें सुनकर तो मुझे स्कूल की भूगोल की किताब याद आती हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि इन्हीं परतों के बीच में लोहा, तांबा और सोना छिपा है। ये होता कैसे है? मतलब क्या ये खजाना चट्टानों के साथ ही बना या बाद में आकर जमा हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अरबों साल पहले जब ये चट्टानें बन रही थीं तो इन पर बेहिसाब गर्मी और दबाव पड़ रहा था। इस प्रक्रिया में ये खिंचती, मुड़ती, सिकुड़ती रहीं, जिससे इनमें परतें बन गईं, जैसे किसी किताब के पन्ने होते हैं। अच्छा। और इसी उथल-पुथल के दौरान जो पिघले हुए खनिज थे वो इन परतों के बीच की दरारों में आकर जमा होते गए। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक सैंडविच में अलग अलग परतें लगाते हैं। और क्योंकि झारखंड का 90% हिस्सा इन्हीं चट्टानों से बना है, तो समझिए कि पूरे राज्य में ये खनिजों का सैंडविच फैला हुआ है। वाह। इसीलिए रत्नगर्भा सिर्फ एक पोएटिक नाम नहीं है, ये एक भूगर्भिक सच्चाई है। अब ये तस्वीर साफ हुई। तो ये परतें असल में खजाने की तिजोरियां हैं। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है स्रोत में, जो धारवाड़ चट्टानों के बारे में है। इसमें लोह अयस्क की श्रृंखला, मतलब आयरन ओर सीरीज का जिक्र है, जो कोल्हान की पहाड़ियों में मिलती है। ये कोई आम लोहे की पट्टी तो नहीं होगी? क्या खास है इसमें? ये आम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये भारत की सबसे अमीर और सबसे बड़ी लौह अयस्क की श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले लोहे का एक पूरा गलियारा है और ये कई 100 किलोमीटर तक फैला है। ये वो खजाना है जिसने भारत के औद्योगिक इतिहास को आकार दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो आज स्टील बन रहा है, या भारत की जो औद्योगिक ताकत है, उसकी कहानी अरबों साल पहले इन चट्टानों के बनने के साथ ही शुरू हो गई थी? बिल्कुल। आप सीधे तौर पर एक रेखा खींच सकते हैं इन आर्कियन चट्टानों से लेकर जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट तक। उस प्लांट की नींव सचमुच इन्हीं चट्टानों पर और इन्हीं चट्टानों से मिले लोहे पर टिकी है। ये झारखंड का पहला और सबसे पुराना खजाना है। ये तो हुई 90% हिस्से की कहानी। कमाल है। लेकिन अब मेरी दिलचस्पी उस बाकी बचे 10% में है। क्या वो बस खाली जगह भर रहा है या उसकी भी अपनी कोई खास पहचान है? नहीं, उसकी भी अपनी एक अलग और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अगर आर्कियन चट्टानें राज्य की तिजोरी हैं, तो ये बाकी 10% हिस्सा उस तिजोरी के ऊपर रखे दूसरे छोटे छोटे बक्से हैं। अच्छा। और उनमें अलग अलग तरह के तोहफे बंद हैं। तो चलिए इन बक्सों को खोलते हैं। स्रोत के मुताबिक अगला नंबर आता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ये गढ़वा जिले के एक कोने में मिलती हैं और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी है। ये तो घर बनाने के सामान जैसे लगता है। और ये हैं भी वही, लेकिन इन्हें कम मत समझिए। जहां आर्कियन चट्टानों ने हमें धातु दिए, वहीं इन विंध्यन चट्टानों ने हमें उद्योग दिए। चूना पत्थर सीमेंट इंडस्ट्री की जान है और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल तो आप दिल्ली के लाल किले से लेकर अनगिनत इमारतों में देख सकते हैं। तो ये वो खजाना है जो देश के निर्माण में काम आता है। ठीक है, तो एक खजाना धातुओं का, दूसरा निर्माण का। यहां से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। स्रोत कहता है कि ये नदी घाटियों में मिट्टी और गाद के जमने से बनी, लेकिन इनके साथ एक जादुई चीज जुड़ी है, कोयले की मोटी परतें। हाँ, और जैसे ही गोंडवाना का नाम आता है ना, भूवैज्ञानिकों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गोंडवाना का मतलब है कोयला। ये दोनों भारत में एक दूसरे के पर्याय हैं। इन्हें समझना ऐसा है जैसे आप लाखों साल पुरानी एक किताब के पन्ने पलट रहे हो और हर कुछ पन्नों के बाद
आपको दबे हुए घने जंगलों की एक मोटी परत मिलती है, जो आज कोयला बन चुकी है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत में ठीक उन जगहों का जिक्र है जो कोयले के लिए मशहूर हैं। गिरिडीह, रामगढ़, राजमहल की पहाड़ियां और सबसे बढ़कर दामोदर घाटी। दामोदर घाटी का तो नाम ही कोयले के साथ लिया जाता है। सही बात है। दामोदर घाटी को भारत का एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा की राजधानी कहा जा सकता है। ये वो जगह है जहां से देश के पावर प्लांट चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं। तो अगर आर्कियन चट्टानों का लोहा देश का ढांचा है, तो गोंडवाना चट्टानों का कोयला उस ढांचे को चलाने वाला ईंधन है। यह है झारखंड का दूसरा बड़ा खजाना, ऊर्जा का खजाना। कमाल है। मतलब हर भूगर्भिक काल ने झारखंड को एक अलग तरह की दौलत दी है। चलिए अब समय में और आगे बढ़ते हैं। अगला जिक्र है राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानों का। इनके बारे में लिखा है कि ये लावा के बहने से बनी हैं। जी, करोड़ों साल पहले धरती में पड़ी दरारों से गर्म लावा किसी नदी की तरह बाहर निकला और हजारों वर्ग किलोमीटर में फैल गया। जब ये लावा परत दर परत ठंडा होकर जमा, तो इसने एक सीढ़ी जैसी आकृति बना ली। अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रैप, उसका मतलब ही सीढ़ी होता है। अच्छा, इसलिए इन्हें राजमहल ट्रैप कहते हैं। जी, इसीलिए। स्रोत बताता है कि इनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर तक है और ये संथाल परगना, साहिबगंज और पाकुड़ तक फैली हैं। इन सीढ़ी नुमा चट्टानों में क्या खास बात है? इनमें भी कोई खजाना है क्या? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है। जब लाखों सालों तक इन लावा की चट्टानों पर बारिश और मौसम की मार पड़ती है, तो ये टूटकर एक खास तरह की मिट्टी और पत्थर में बदल जाती हैं, जिसे लैटेराइट और बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट? हाँ, और बॉक्साइट वही अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम बनता है। हवाई जहाज से लेकर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले फॉइल तक सब इसी से बनता है। तो देखिए, ज्वालामुखी के लावे ने भी झारखंड को एक तोहफा दे ही दिया। और अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। स्रोत में नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये झारखंड की सबसे नई और सबसे ताजा जमीनी बनावट है। जलोढ़ यानी जल द्वारा लाई गई ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर अपने किनारों पर जमा कर देती हैं। ये खनिज नहीं, बल्कि जीवन देने वाली मिट्टी है। स्रोत के अनुसार ये पूर्वी राजमहल, सोन नदी घाटी और स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटियों में मिलती है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें झारखंड का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिलता है। एक तरफ कठोर खनिज से भरा पठार है, तो दूसरी तरफ इन नदियों के किनारे नर्म उपजाऊ मैदान है। ये है झारखंड का तीसरा खजाना, कृषि का खजाना। यहीं पर खेती होती है, यहीं अन्न उगता है। तो जहां पठार उद्योगों को जन्म देता है, वहीं ये मैदान आबादी का पेट भरते हैं। अद्भुत। तो हमने एक एक करके झारखंड के तीनों खजानों की कहानी समझी। प्राचीन चट्टानों में छिपे खनिज, दबे हुए जंगलों से मिली ऊर्जा और नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी। अब हमारे पास जो नक्शा है झारखंड की भू आकृतिक संरचना का, मुझे लगता है वो इस पूरी कहानी को एक तस्वीर में समेट देगा। हाँ, नक्शा इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ देगा। इस नक्शे को देखना बड़ा मजेदार है। इसमें अलग अलग पैटर्न हैं, जैसे छोटे छोटे बिंदुओं वाला पैटर्न। ये तो लगभग पूरे नक्शे पर छाया हुआ है। ये वही 90% आर्कियन चट्टानें हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर उत्तर पश्चिम के कोने में गढ़वा के पास एक्स का एक छोटा सा पैच है जो विंध्यन चट्टानों को दिखाता है। और देखिए, बीच में दामोदर नदी के रास्ते के साथ साथ एक चौकोर ग्रिड वाली पट्टी दौड़ रही है। हाँ, वो साफ तौर पर गोंडवाना कोयले का इलाका है। वही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये नक्शा सिर्फ भूविज्ञान नहीं दिखा रहा है, ये असल में झारखंड की पूरी अर्थव्यवस्था का खाका है। जहां जहां आपको वो बिंदुओं वाला आर्कियन पैटर्न दिखता है, वहां आपको लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम की खदानें मिलेंगी। जहां आपको वो ग्रिड वाली गोंडवाना पट्टी दिखती है, वहां आपको झरिया और बोकारो जैसे कोयला क्षेत्र मिलेंगे। और किनारों पर ये जो तिरछी रेखाओं वाले हरे रंग के हिस्से हैं, वो नवीनतम जलोढ़ मैदान है, जहां खेती होती होगी। बिल्कुल। ये नक्शा हमें बताता है कि प्रकृति ने संसाधनों का वितरण कैसे किया है। ये दिखाता है कि क्यों जमशेदपुर एक स्टील सिटी बना और क्यों धनबाद एक कोल कैपिटल। ये शहर इंसानों ने बनाए होंगे, लेकिन इनकी किस्मत अरबों साल पहले ही जमीन के नीचे की चट्टानों ने लिख दी थी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है, झारखंड की जमीन के नीचे वाकई एक खजाना छिपा है। इसकी 90% नींव उन आर्कियन चट्टानों से बनी है जो इसे सचमुच रत्नगर्भा बनाती हैं। फिर गोंडवाना की चट्टानें इसे देश का पावर हाउस बनाने वाली ऊर्जा देती हैं। और अंत में
नदियों के लाए जलोढ़ मैदान इसे जीवन जीने का आधार यानी कृषि देते हैं। तो इन सब का कुल मतलब क्या है? इसका कुल मतलब ये है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। ये उस राज्य की आत्मा है, उसकी पहचान, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके समाज की बुनियाद है। आप झारखंड से उसकी चट्टानें और खनिज निकाल दें तो पीछे जो बचेगा उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ पत्थरों का अध्ययन नहीं है, ये एक प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को समझने की चाबी है। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे लाखों करोड़ों साल पहले हुई भूगर्भिक घटनाओं ने झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों का यह अनमोल खजाना दिया। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि भूविज्ञान ने झारखंड को ये तोहफे कैसे दिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हम जिस बड़े पैमाने पर इन खनिजों को ज़मीन से निकाल रहे हैं, वो आने वाले समय में झारखंड के भविष्य के भूविज्ञान और पर्यावरण को किस तरह से आकार दे सकता है। क्या हम इन तोहफों का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये भूमि रत्न गर्भा बनी रहे? नमस्कार। हमारे पास झारखंड के जमीन की बनावट पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और एक नक्शा आया है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है या पठार कितना ऊंचा है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। हाँ, हम ये समझना चाहते हैं कि झारखंड की ये जो अनूठी भौगोलिक रूपरेखा है वो वहाँ के लोगों की जिंदगी को, उनके मौकों को कैसे गढ़ती है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से जमीन के जरिए उस जगह की कहानी पढ़ने जैसा है। वाह। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, झारखंड के नक्शे पर पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊंचे, सबसे अलग थलग इलाके से और फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगे। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे हर कुछ किलोमीटर्स पर जमीन का मिजाज और शायद लोगों की किस्मत भी बदल जाती है। बिल्कुल। तो इस कहानी की नींव ये कहाँ से शुरू होती है? जाहिर है छोटा नागपुर के पठार से, हाँ, जिस पर पूरा झारखंड बसा हुआ है। इन नोट्स में इसकी औसत ऊंचाई बताई गई है 760 मीटर। जी, 760 मीटर। लेकिन हर कहानी में एक शिखर होता है, एक हीरो। हाँ, और यहाँ का शिखर है पारसनाथ। इन दस्तावेजों में इसकी ऊंचाई पर खासा जोर दिया गया है। कितनी है? 1365 मीटर। 1365 मीटर? जी, मतलब लगभग 4500 फीट। ये न सिर्फ इस पठार की बल्कि पूरे झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो मतलब ऐसा लगता होगा जैसे हिमालय की तलहटी में आ गए हों। हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक लैंडमार्क है जो दूर से ही दिखता है। ठीक है, तो ये हमारे सफर का सबसे ऊंचा मुकाम है। इस पर हम बाद में फिर से आएंगे। जरूर। अभी पश्चिम से शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव है पाट क्षेत्र। ये पाट शब्द ये थोड़ा अनोखा है। इसका क्या मतलब होता है? पाट का मतलब बहुत सीधा है, समतल जमीन। समतल जमीन। हाँ, और यही बात इस इलाके को इतना खास बनाती है। सोचिए, आप एक ऊंचे पठार पर हैं और ऊपर पहुंचकर आपको एक सपाट टेबल जैसी जमीन मिलती है। अच्छा। अगर पारसनाथ को छोड़ दें तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई ही 900 मीटर है। 900 मीटर यानी करीब 3000 फीट। बिल्कुल। 3000 फीट की ऊंचाई पर एक समतल पठार, कमाल है। नक्शे में इसकी आकृति भी त्रिभुज जैसी दिख रही है। हाँ, त्रिभुजाकार, जिसका चौड़ा हिस्सा उत्तर में और नुकीला सिरा दक्षिण की ओर है। लेकिन इस ऊंचाई का मतलब क्या है? क्या वहाँ का जीवन भी अलग होता है? बिल्कुल। ज्यादा ऊंचाई का मतलब है अलग मौसम, अलग वनस्पतियां। पर जो जमीन के नीचे है वो और भी महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? बॉक्साइट। ये पूरा इलाका बॉक्साइट के भंडारों से भरा पड़ा है। अच्छा, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। वही। आपके दिए गए मटेरियल में नेतरहाट पाट 1180 मीटर और जमेरा पाट 1142 मीटर का जिक्र है। ये वो जगह हैं जहां भारत का कुछ बेहतरीन बॉक्साइट मिलता है। तो ये ऊंची जमीन सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। मतलब खदानें, उद्योग। हाँ, और सिर्फ खनिज ही नहीं। नोट्स में ये भी लिखा है कि शंख और उत्तरी कोयल जैसी नदियां भी यहीं से जन्म लेती हैं। तो ये इलाका पानी भी दे रहा है। सही पकड़ा आपने। ये इलाका झारखंड के लिए एक खजाने की तरह है, ऊंचा, खनिजों से भरा और नदियों को जन्म देने वाला। लेकिन जैसे ही हम इस छत से थोड़ा पूरब की तरफ उतरते हैं तो जमीन का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। हम पहुंचते हैं झारखंड के सबसे बड़े पठारी हिस्से में, रांची के पठार पर। जी,
और यहाँ की कहानी पाट क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? तो ये भी पठारी। हाँ, पर ये एक अलग तरह का पठार है। पहली बात तो इसकी औसत ऊंचाई पाट क्षेत्र से कम है। कितनी कम? लगभग 600 मीटर। अच्छा, सीधा 300 मीटर का फर्क। हाँ, और ये उतना ऊंचा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लगभग चौकोर शक्ल में। झारखंड का दिल कह सकते हैं इसे। कह सकते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ऊंचाई या आकार नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी पहचान है पानी के करतब से। पानी के करतब? ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। होता यह है कि जब इस बड़े और समतल पठार से नदियां बहती हुई इसके किनारों तक पहुंचती हैं, तो उन्हें अचानक एक गहरी खाई मिलती है। जमीन एकदम से नीचे गिर जाती है। और नतीजा? शानदार झरने, वाटरफॉल्स। अरे, तो झारखंड के जो मशहूर झरने हैं, हुंडरू, दशम, जोन्हा, वो सब यही हैं? बिल्कुल। मैं हमेशा उन्हें सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखती थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, ये रांची पठार के भूगोल का सीधा नतीजा है। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। ये तो पर्यटन की रीढ़ है। बिल्कुल। सोचिए, इस पठार की एक भूविज्ञानिक घटना ने हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर दिया है, गाइड से लेकर होटल वालों तक। कमाल है। ये कनेक्शन समझना ही तो इस चर्चा का मकसद है। नोट्स में लिखा है कि ये 2 हिस्सों में बटा है, ऊपरी और निचला। एक ही पठार के 2 हिस्से क्यों? इसके पीछे लाखों साल पुरानी एक जबरदस्त कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नदी हीरो है। नदी? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि बहुत समय पहले रांची और हजारीबाग के पठार एक ही थे, एक विशाल भूभाग। सच में? तो फिर इन्हें अलग किसने किया? दामोदर नदी ने। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा केक है और दामोदर नदी एक चाकू की तरह लाखों साल तक धीरे धीरे उसे बीच से काटती रही। क्या बात है, एक नदी ने पूरे पठार को चीर दिया। जी हाँ, आज जो हमें रांची और हजारीबाग के पठार दिखते हैं, वो उसी एक केक के 2 हिस्से हैं। तो इन 2 हिस्सों में क्या फर्क है, ऊपरी और निचला हजारीबाग पठार? जो हिस्सा रांची पठार के पास है, उसे ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं। उसकी ऊंचाई भी रांची पठार जैसी ही है, मतलब करीब 600 मीटर। हाँ, लेकिन दामोदर घाटी के पार जो उत्तरी हिस्सा है, वो है निचला हजारीबाग पठार, और ये पूरे राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी इलाका है। सबसे कम ऊंचाई वाला कितना? औसत ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर। यहाँ एक विरोधाभास जैसा लग रहा है। 1 मिनट, इन नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। क्या? इसमें लिखा है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी इसी निचले हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु राज्य के सबसे निचले पठार पर। यही तो भूगोल का जादू है। आप सोचिए, निचला हजारीबाग पठार एक समतल मैदान जैसा है, और उसी समतल मैदान के बीच से पारसनाथ की पहाड़ी एक टावर की तरह अचानक ऊपर उठती है। अच्छा। ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है, जो इसी निचले पठार में आता है। तो आप एक नीची जमीन पर खड़े होकर राज्य के सबसे ऊंचे शिखर को देखते हैं। ये नजारा ही अपने आप में अद्भुत होगा। वाकई। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, हमारा सफर अब पूरब की ओर बढ़ रहा है। अगला और आखिरी पड़ाव है राजमहल की पहाड़ियां और मैदानी क्षेत्र। जी। अब इनकी बनावट बाकी पठारों से कैसे अलग है? इनकी बनावट की कहानी वो पूरी तरह से अलग है। ये इलाका ज्वालामुखी के लावे से बना है। लावा से? हाँ, करोड़ों साल पहले यहाँ दरारों से लावा निकलकर फैलता गया और ठंडा होकर जम गया। इसलिए यहाँ की चट्टानें और मिट्टी बाकी झारखंड से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती होगी? हाँ, कुछ हद तक। इस इलाके की औसत ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, 350 से 300 मीटर के बीच। और इसका फैलाव? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, उस तरफ के जिलों में। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है, वो है इन पहाड़ियों के स्थानीय नाम। बिल्कुल, नोट्स में इसका जिक्र है। हाँ, जो नुकीली पहाड़ियां हैं उन्हें लोग टोंगरी कहते हैं। टोंगरी। और जो गोल गुंबद जैसी पहाड़ियां हैं उन्हें डोंगरी कहा जाता है। ये नाम दिखाते हैं कि लोगों का अपनी जमीन से कितना गहरा रिश्ता है। उन्होंने सिर्फ उसे देखा नहीं, बल्कि उसे अपनी भाषा में पहचाना और नाम दिया। टोंगरी और डोंगरी, ये नाम उस जगह की पूरी तस्वीर आंखों के सामने ले आते हैं। तो क्या पठारों और पहाड़ियों के अलावा यहाँ कुछ मैदानी इलाके भी हैं? हाँ बिल्कुल। पठारों के बीच बीच में नदी घाटियों ने कुछ समतल मैदान भी बनाए हैं। जैसे दक्षिण में चाईबासा का मैदान है, वो चारों तरफ से कोल्हान की पहाड़ियों से घिरा है।
एक कटोरी जैसा। अच्छा। और फिर अजय नदी के पास का इलाका है जिसे देवघरिया मैदान भी कहते हैं। और ये मैदानी इलाके खेती और आबादी के लिए बहुत जरूरी होंगे। बहुत जरूरी, क्योंकि पठारी जमीन पे खेती करना मुश्किल होता है। तो इस पूरे सफर के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। झारखंड की जमीन कोई एक सपाट कैनवस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक 3D पेंटिंग है। पश्चिम में 3000 फीट ऊंची छत, फिर रांची पठार का झरनों वाला विशाल आंगन, दामोदर नदी की बनाई गहरी खाई, और पूरब में लावे से बनी टोंगी डोंगरी वाली जमीन। हर इलाके का अपना चरित्र है, अपनी कहानी है। आपने एकदम सही सारांश दिया। और इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। कौन सा? इन नोट्स में कई जगहों पर तारा लगाकर लिखा है कि ये तथ्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन क्या भूगोल सिर्फ परीक्षाओं के लिए है? नहीं। हमने देखा कि पाट क्षेत्र की जमीन बॉक्साइट देती है तो वहाँ खनन उद्योग है, रांची पठार की ढलानें झरने बनाती हैं तो वहाँ पर्यटन है, चाईबासा के मैदान समतल है तो वहाँ खेती है। आपका मतलब है कि हर भौगोलिक बनावट अपने साथ एक आर्थिक अवसर लेकर आती है? बिल्कुल। तो जो सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाला है वो ये है, किसी जगह का भूगोल क्या सिर्फ उसकी आर्थिक कहानी लिखता है या उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक कहानी भी? मतलब क्या ऊंचे अलग थलग पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का स्वभाव मैदानी इलाकों में बसे किसानों से अलग होता होगा? अच्छा। जमीन की बनावट हमारे जीने के तरीके, हमारे त्योहारों, हमारी कहानियों को कितना प्रभावित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि उस जमीन पर जाकर ही मिल सकता है। आज हमारे सामने झारखंड के नक्शे और कुछ आंकड़े हैं, और इनके जरिए हम यहाँ की जीवन रेखाओं यानी यहाँ के नदी तंत्र की एक गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं। जी। जब हम किसी जगह की नदियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बस कुछ नाम और उनकी लंबाई ही जहन में आती है। सही बात है, लेकिन आज हमारा इरादा सिर्फ एक लिस्ट बनाने का नहीं है। हम इन नक्शों में छिपी कहानी को समझना चाहते हैं। ये नदियां महज पानी की धाराएं नहीं हैं। ये इस पठारी जमीन के चरित्र को बताती हैं। ये कहाँ से पैदा होती हैं, किधर का रुख करती हैं और क्यों? हर नदी का अपना एक अलग सफर है। बिल्कुल, और यही हमारा मिशन है, यह समझना कि झारखंड का ये पूरा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। कौन सी ताकतें हैं जो कुछ नदियों को उत्तर की ओर गंगा की तरफ भेजती हैं और दूसरों को पूर्व या दक्षिण में सीधे समंदर की ओर धकेलती हैं। और ये कहानी शुरू होती है जमीन के नीचे से, यहाँ की चट्टानों से। यहीं पर इस पूरे सिस्टम का राज छिपा है। तो चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले ये अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम का जो जिक्र हमारे स्रोतों में है, झारखंड के लिहाज से इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी मैदानी इलाके से अलग कैसे है? देखिए, झारखंड का ज्यादातर हिस्सा एक पठार है और इसकी बुनियाद में आकियन काल की पुरानी कठोर चट्टानें हैं। अब इन चट्टानों की एक खासियत है, इनकी छिद्रता यानी पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। अच्छा, जिसे अंग्रेजी में पोरोसिटी कहते हैं। एग्जैक्टली, पोरोसिटी बहुत कम है। तो मतलब पानी जमीन के अंदर ज्यादा जा ही नहीं पाता, और क्योंकि ये एक पठारी इलाका है तो ढलान भी तेज होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पानी जमीन में रिसने के बजाय ढलान के सहारे तेजी से बह निकलता है। हाँ, यही वजह है कि यहाँ भूमिगत जल से ज्यादा सतही जल मिलता है। हाँ, हमारे पास झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग का एक 2011-12 का आंकड़ा है जो बताता है कि राज्य में उपलब्ध कुल पानी का लगभग 84% हिस्सा सतही जल है। 84%? जी, और केवल 16% ही भूमिगत जल है। और यही वो पॉइंट है। ये इतना बड़ा अंतर है और इसी वजह से पूरा राज्य पानी के लिए बारिश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। तो इसका मतलब एक सोन नदी को अगर छोड़ दे तो झारखंड की लगभग सभी नदियां बरसाती हैं। एकदम, मतलब जब मानसून आता है तो ये उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियां आते आते या तो ये पतली धाराओं में बदल जाती हैं या कई जगहों पर सूख भी जाती होंगी। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ के जीवन और खेती के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो ये तो हुई जमीन की बनावट की बात। अब आते हैं उस सवाल पर कि पानी बहकर जाता कहाँ है। हमारे स्रोत एक बहुत ही साफ बंटवारे की बात करते हैं। हाँ, जो इन नदियों की दिशा पर आधारित है। जी, और ये बंटवारा ही इस पूरे नदी तंत्र को समझने की चाबी है। सोचिए कि छोटा नागपुर का पठार एक विशाल छत की तरह है। एक छत? हाँ, और जब इस छत पर पानी गिरता है तो वो ढलान के हिसाब से दो मुख्य दिशाओं में बह निकलता है। दो मुख्य दिशाएं, एक तरह से पानी के लिए एक चौराहा। बिल्कुल। पहला रास्ता उत्तर की ओर जाता है
ये नदियां पठार से निकलकर उत्तर की तरफ बहती हैं और आखिरकार गंगा या उसकी किसी सहायक नदी में जाकर मिल जाती हैं। इन्हें हम उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं, राइट? सही। और दूसरा रास्ता है पूरब या दक्षिण की ओर। ये नदियां पठार के दक्षिणी हिस्से से निकलती हैं और अपना अलग रास्ता बनाकर या तो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर किसी दूसरी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जी। तो एक ही पठार से निकली नदियां बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक पहुंचती हैं। ये तो सच में दिलचस्प है ना? चलिए पहले उस रास्ते पर चलते हैं जो उत्तर की ओर गंगा की तरफ जाता है। इस सफर की मुख्य नदियां कौन सी हैं? इस उत्तरी सफर में सबसे बड़ा नाम है सोन नदी का। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि सोन नदी का जन्म झारखंड में नहीं होता। अच्छा। ये मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो ये एक मेहमान नदी है जो झारखंड से होकर गुजरती है? हाँ, इसे ऐसा कह सकते हैं। ये पलामू और गढ़वा जिलों से होकर बहती है और फिर आगे जाकर सीधे गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई करीब 784 किलोमीटर है। काफी लंबी नदी है। जी, और इस इलाके की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। और हमारे स्रोतों में सोन की एक प्रमुख सहायक नदी उत्तरी कोयल का भी जिक्र है। ये तो यहीं की नदी है? जी, उत्तरी कोयल पूरी तरह से झारखंड की नदी है। ये रांची पठार के बीचों बीच से निकलती है और लगभग 260 किलोमीटर का सफर तय करके पलामू और गढ़वा से होते हुए अंत में सोन नदी में ही मिल जाती है। तो एक तरह से झारखंड का पानी सोन के जरिए गंगा तक पहुंचाती है। बिल्कुल। इसकी भी अपनी सहायक नदियां हैं, जैसे औरंगा और अमानत। इस उत्तरी समूह में पुनपुन नदी का भी नाम है। स्रोतों में इसके 2 उपनाम दिए गए हैं, कीकट और बामगधी। इन नामों के पीछे कोई खास वजह? देखिए, ये प्राचीन नाम हैं जो अक्सर स्थानीय लोक कथाओं या क्या कहते हैं पुराने ग्रंथों से आते हैं। कीकट का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में उस क्षेत्र के लिए आता है जहां से ये नदी बहती है। अच्छा। ये नाम हमें नदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की एक झलक देते हैं। पुनपुन भी पलामू से निकलकर अंत में गंगा में ही मिलती है। लेकिन इस समूह में एक नदी है जिसका धार्मिक महत्व काफी ज्यादा बताया गया है, फल्गु नदी। हाँ, फल्गु। इसे अंतः सलिला भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? अंतः सलिला का मतलब है जो अंदर ही अंदर बहे। फल्गु नदी अपनी यात्रा के दौरान कई जगहों पर रेत के नीचे से बहती है। अरे वाह! ऊपर से सूखी दिखती है लेकिन नीचे पानी का प्रवाह बना रहता है। यही बात इसे रहस्यमयी और पवित्र बनाती है। और इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व इतना ज्यादा है। हाँ, पितृपक्ष के समय पूरे देश से लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करने के लिए खास तौर पर गया में इसी नदी के किनारे आते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और एक और बात, यह नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से ही निकलती है। ये सोन की तरह बाहरी नदी नहीं है। एक और नदी है सकरी, जिसका जिक्र है। इसका उपनाम सुमागधी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रामायण में इसे मार्ग बदलने के लिए सेतु भूगोल कहा गया है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है। कोसी नदी की तरह सकरी भी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती रही होगी। अच्छा। सेतु भूगोल का जिक्र शायद इसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। ये भी छोटानागपुर पठार से निकलकर गंगा के ताल क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये वो नदियां हैं जो पठार की उत्तरी ढलान का अनुसरण करती हैं। जी, और विशाल गंगा तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो ये पठार के छत का एक हिस्सा हुआ जहां से पानी बहकर गंगा के मैदान में पहुंच गया। लेकिन उस छत की दूसरी तरफ की कहानी क्या है? जो पानी पूरब और दक्षिण की ओर बहा, उसका क्या हुआ? अब हम आते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों की तरफ। इस समूह में दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर और मयूराक्षी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इनमें भी सबसे प्रमुख दामोदर ही होगी। बिल्कुल, दामोदर नदी। इसे तो बंगाल का शोक भी कहा जाता था, लेकिन हमारे स्रोतों में इसका एक और नाम है, देवनद, यानी देवताओं की नदी। ये दोनों नाम तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। और यही दामोदर की पूरी कहानी है। ये छोटा नागपुर पठार में लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। झारखंड में ये 290 किलोमीटर बहती है और कुल लंबाई 592 किलोमीटर। हाँ, पहले इसमें इतनी विनाशकारी बाढ़ आती थी कि ये पश्चिम बंगाल में तबाही मचा देती थी। इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते थे। तो फिर देवनद क्यों? क्योंकि बाढ़ के बावजूद ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी और इस पूरे क्षेत्र के लिए जीवन का स्रोत भी थी। लेकिन विडंबना देखिए,
आज की तारीख में हमारे स्रोत इसे राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बताते हैं। सबसे प्रदूषित? हाँ, कोयला खदानों और उद्योगों के कचरे ने इस देवनद को बहुत मैला कर दिया है। ये औद्योगिकरण की कीमत की एक जीती जागती मिसाल है। एक ही नदी के इतने रूप, जीवनदायिनी, विनाशकारी और अप्रदूषित। अब बात करते हैं उस नदी की जिसका नाम ही बहुत आकर्षक है, स्वर्ण रेखा। क्या इसकी रेत में सच में सोना मिलता है? हाँ, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये एक भूवैज्ञानिक सच्चाई है। स्वर्ण रेखा की रेत में सोने के बहुत ही सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। अच्छा। हालांकि ये कण इतने कम और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें व्यापारिक स्तर पर निकालना कभी फायदेमंद नहीं रहा। परिणाम इसी हकीकत से आया है। और इस नदी की एक और बहुत बड़ी खासियत है। स्रोत बताते हैं कि यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये अपनी यात्रा के अंत में किसी दूसरी नदी जैसे गंगा या हुगली में नहीं मिलती। अच्छा, ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं बनती है। 470 किलोमीटर का अपना स्वतंत्र रास्ता तय करती है और सीधे जाकर समंदर में मिल जाती है। ये इसकी अपनी एक अलग पहचान है। और मशहूर हुंड्रू जलप्रपात भी इसी नदी पर है। जी, जो इसकी ताकत को दिखाता है। वाकई एक स्वतंत्र नदी। इस समूह में एक और नदी है मयूराक्षी, जिसे मोर नदी भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है? मयूराक्षी देवघर की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, लेकिन जो बात इसे बाकी सभी नदियों से बिल्कुल अलग करती है वो ये है कि ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। एकमात्र नौगम्य नदी मतलब नेविगेबल? हाँ। यानी सिर्फ इसी नदी में नाव चल सकती है। ऐसा क्यों? पठारी इलाके की ज्यादातर नदियां नौगम्य क्यों नहीं है? क्योंकि पठारी नदियों का बहाव बहुत अनियमित होता है। बारिश में उफान और गर्मियों में पानी बहुत कम, साथ ही उनका तल चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ होता है। मयूराक्षी अपने निचले हिस्सों में थोड़ी शांत और गहरी हो जाती है, जिससे इस पर नाव चलाना संभव हो पाता है, खासकर बारिश के मौसम में। अच्छा, तो ये परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है? जी, स्थानीय व्यापार और परिवहन के लिए। तो हर नदी की अपनी एक यूएसपी है, कोई स्वतंत्र है, कोई नौगम्य है। इस तंत्र में बराकर और दक्षिणी कोयल जैसी नदियों की क्या भूमिका है? बराकर नदी हजारीबाग की पद्मा से निकलती है और ये दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ये दामोदर के जल तंत्र को और विशाल बनाती है। वहीं दक्षिणी कोयल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दक्षिण की ओर बहती है। ये भी रांची के नगड़ी से ही निकलती है, लेकिन स्वर्ण रेखा से अलग दिशा में। अच्छा। ये आगे जाकर उड़ीसा में शंख नदी से मिल जाती है। और एक अजय नदी का भी जिक्र है जो बिहार से निकलती है। हाँ, अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है, लेकिन झारखंड के देवघर और दुमका जैसे महत्वपूर्ण इलाकों से होकर गुजरती है और फिर पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में मिल जाती है। जी, ये दिखाती है कि कैसे ये नदी तंत्र राज्यों की सीमाओं से बंधे नहीं है। ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं। तो इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि झारखंड की नदियां सिर्फ पानी की लकीरें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस पठार के भूगोल, यहाँ की चट्टानों की कहानी और मॉनसून पर इस इलाके की निर्भरता को बयान करती हैं। बिल्कुल, ये उत्तर और पूरब दक्षिण का विभाजन ही राज्य की पूरी भौगोलिक संरचना को समझने का सबसे सरल तरीका है। और हमने देखा कि हर नदी की अपनी एक पहचान, अपनी एक कहानी है। फल्गु अपने धार्मिक महत्व के लिए, स्वर्ण रेखा अपने नाम और अपनी आजाद शख्सियत के लिए, मयूराक्षी अपनी नौगम्यता के लिए, और दामोदर अपने विरोधाभासों के लिए। और यहीं पर सोचने के लिए एक बात निकल कर आती है। हमारे स्रोतों ने ये साफ किया कि दामोदर, जिसे देवनद यानी एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया, वही नदी आज राज्य की सबसे प्रदूषित नदी भी है। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि विकास और प्रकृति के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, खासकर झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य में। सही बात है। इन नदियों ने सदियों से इस भूमि को जीवन दिया है, लेकिन क्या औद्योगिकरण की रफ्तार में हम इन जीवन रेखाओं का सम्मान करना भूल रहे हैं? भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने की चुनौती ही शायद सबसे बड़ी कहानी होगी। जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? वाराणसी के घाट, प्रयागराज का संगम, हरिद्वार की आरती, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पूरी कहानी में एक ऐसा राज्य भी है जहां गंगा सिर्फ आपके ये 83 किलोमीटर के लिए बहती है, पर उसने इस छोटी सी धारा के लिए एक ऐसी शक्तिशाली संस्था बना दी जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य पर है। हाँ, ये अपने आप में एक पहेली जैसी बात है। झारखंड का साहेबगंज जिला,
बस वहीं गंगा का स्पर्श होता है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ 83 किलोमीटर के लिए इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर और पूरे राज्य पर अधिकार रखने वाली अथॉरिटी क्यों? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की बनावट और शक्तियों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो झारखंड के भूगोल और पर्यावरण पर आधारित एक दस्तावेज है, और हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि कागज पर यह संस्था इतनी मजबूत क्यों दिखती है और इसके पीछे की सोच क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर इस प्राधिकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब गंगा तो सदियों से बह रही थी, फिर 2009 में ऐसा क्या हुआ कि एक नई संस्था बनानी पड़ गई? हाँ, ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। 2009 ही क्यों? देखिए, इसकी जड़ें राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे एक बड़े बदलाव में है। 2008-2009 के आसपास केंद्र सरकार ने गंगा को लेकर अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। जो पुराना गंगा एक्शन प्लान था, उसकी जगह उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी NGRBA का गठन किया। प्रधानमंत्री खुद उसके अध्यक्ष बने। अच्छा, तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच थी। मतलब केंद्र में एक बड़ी बॉडी बनी और राज्यों से कहा गया कि आप भी इसी तर्ज पर काम करें। बिल्कुल। NGRBA का मॉडल ही यही था कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरा रिवर बेसिन सिस्टम है, और इस सिस्टम का हर हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो महत्वपूर्ण है। झारखंड के वो 83 किलोमीटर भले ही कम लगे, लेकिन राष्ट्रीय मिशन की सफलता के लिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो ये जो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन है, असल में राष्ट्रीय मिशन में झारखंड की आधिकारिक भागीदारी सुनिश्चित करने की एक कड़ी थी। तो तारीख थी 20 फरवरी 2009, और स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये तारीख प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है। ये छोटी सी बात क्या बताती है? ये बताती है कि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इस संस्था को कितनी गंभीरता से लेती है, या कम से कम ये चाहती है कि भावी अधिकारी इसे गंभीरता से लें। ये सिर्फ एक और सरकारी विभाग नहीं है, बल्कि एक ऐसा निकाय है जिसके गठन की तारीख भी सामान्य ज्ञान का हिस्सा बन चुकी है, और इसका मुख्यालय भी किसी जिले में नहीं, सीधे राजधानी रांची में बनाया गया। सही बात है। ड्रेस इसके महत्व को और बढ़ाता है। तो 2009 में ये संस्था बन तो गई, लेकिन किसी भी संस्था की असली ताकत तो इस बात पर निर्भर करती है कि उसे चला कौन रहा है। इस प्राधिकरण की बागडोर किसके हाथ में दी गई, यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। और यहीं पर इसकी बनावट की जो आप कहिए असाधारण बात है वो सामने आती है। स्रोत के मुताबिक इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं राज्य के मुख्यमंत्री। एक मिनट, किसी मंत्री या सचिव को नहीं, सीधे मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे उच्चतम राजनीतिक प्राथमिकता दी गई, है ना? कागज पर तो बिल्कुल यही मतलब है। जब मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो संदेश साफ होता है कि ये कोई मामूली कमेटी नहीं है। इसके फैसलों को लागू करवाने के लिए राज्य की पूरी ताकत पीछे खड़ी होगी। जमीन अधिग्रहण से लेकर फंड्स जारी करने तक मुख्यमंत्री के पद से जुड़े होने पर यह काम सैद्धांतिक रूप से आसान हो जाने चाहिए। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी नहीं है? भारत में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई संस्था सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के अधीन होती है तो वो उनकी व्यक्तिगत रुचि पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में गंगा नहीं है तो ये शक्तिशाली संस्था एक झटके में निष्क्रिय भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक दोधारी तलवार है। ये संरचना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है, और शायद इसी खतरे को समझते हुए इसे सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री अकेले फैसले नहीं लेते। तो फिर टीम में और कौन कौन है? टीम में तो लगभग पूरी कैबिनेट ही शामिल है। स्रोत बताता है कि इसमें राज्य के पर्यावरण मंत्री, शहरी विकास मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी सदस्य होते हैं। साथ ही नौकरशाही के जो प्रमुख हैं यानी राज्य के मुख्य सचिव, वो भी इसका हिस्सा है। अच्छा, अब ये संरचना समझ में आ रही है। ये एक तरह से विभागों के बीच होने वाली खिंचतान को खत्म करने की कोशिश है। अक्सर नदी संरक्षण का काम इसीलिए अटक जाता है क्योंकि शहरी विकास विभाग सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए जिम्मेदार है, जल संसाधन विभाग पानी के बहाव के लिए, और पर्यावरण विभाग प्रदूषण के मानकों के लिए, और तीनों में तालमेल ही नहीं बैठता। बिल्कुल, और ये प्राधिकरण उन सबको एक ही मेज पर ले आता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं है। अगर साहिबगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगना है तो शहरी विकास मंत्री भी उसी बैठक में है। अगर नदी के बहाव को लेकर कोई मुद्दा है तो जल संसाधन मंत्री भी वहीं है।
ये एक मजबूरन बनाया गया तालमेल है जो इसे कागज पर बहुत प्रभावी बनाता है। पर मुझे स्रोत में एक बात और खटकी, जो इस सरकारी ढर्रे से थोड़ी अलग है। इसमें सिर्फ बाबू और नेता ही नहीं है, विशेषज्ञों को भी शामिल करने की बात कही गई है। ये तो काफी प्रगतिशील सोच है, क्योंकि अक्सर सरकारी समितियों में जमीनी हकीकत जानने वाले लोग होते ही नहीं। हाँ, और यही इस प्राधिकरण को एक खास संतुलन देता है। स्रोत के अनुसार राज्य सरकार 5 तक ऐसे सदस्यों को नामित कर सकती है जो विशेषज्ञ हों, और ये विशेषज्ञता भी खास क्षेत्रों में होनी चाहिए, जैसे नदी संरक्षण, जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और सामाजिक संगठन। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक आधार पर नहीं लिए जाएंगे। अगर नदी में पानी के बहाव पर चर्चा हो रही है तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट वैज्ञानिक सलाह दे सकता है। अगर ट्रीटमेंट प्लांट की तकनीक चुननी है तो एक इंजीनियर बता सकता है कि कौन सी तकनीक झारखंड के लिए बेहतर है। और सामाजिक संगठन वाला पहलू तो और भी जरूरी है। नदी की सफाई सिर्फ सरकार नहीं कर सकती जब तक स्थानीय लोग न जुड़ें। एक सामाजिक कार्यकर्ता ये बता सकता है कि साहिबगंज के गांवों और शहरों के लोगों को इस अभियान से कैसे जोड़ा जाए। तो ये संरचना ज्ञान, प्रशासन और राजनीति का एक मिला-जुला मॉडल बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तस्वीर है, एक ऐसी संस्था जो राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है, जिसकी कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में है, जिसमें अहम मंत्री और अधिकारी शामिल हैं और जिसे विशेषज्ञों की सलाह भी मिलती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसके अधिकार क्या हैं? ये असल में कर क्या सकती है? इसके अधिकार और कार्यों का दायरा बहुत व्यापक है और स्रोत ने उन्हें काफी विस्तार से बताया है। सबसे पहली और बुनियादी शक्ति तो वही है जो इसके नाम में है, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए जरूरी हर कदम उठाना और राष्ट्रीय प्राधिकरण के निर्देशों को लागू करना। ये इसका मूल काम है। ये तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सामान्य बात लगती है। हर जरूरी कदम का मतलब क्या है? क्या ये बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है? बिल्कुल। स्रोत का दूसरा बिंदु इसी पर है। ये प्राधिकरण सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया के उपचार और बाढ़ वाले मैदानों मतलब फ्लड प्लेन्स की सुरक्षा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकता है और उन पर काम करवा भी सकता है। मतलब ये सिर्फ सलाह देने वाली कमेटी नहीं है, बल्कि जमीन पर निर्माण कार्य करवाने वाली एजेंसी भी है और साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने का काम भी करेगी। और जो प्रदूषण हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या इसके पास रेगुलेटरी पावर है, मतलब नियम कानून लागू करवाने की शक्ति? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु कहता है कि ये प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन से जुड़ी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। नियंत्रित यानी रेगुलेट। इस शब्द का मतलब है कि ये नियम बना सकता है, मानक तय कर सकता है और उन्हें तोड़ने वालों पर कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। इसका लक्ष्य नदी की पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी को मैनेज करना है। तो ये सिर्फ सफाई नहीं करेगा बल्कि नदी को गंदा होने से भी रोकेगा। बिल्कुल। यहाँ चौथा बिंदु मुझे सबसे ज्यादा दूरदर्शी लगा। ये सिर्फ नदी की सफाई या प्रदूषण रोकने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन की एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। आपने सही पहचाना। ये दिखाता है कि प्राधिकरण की सोच कितनी आधुनिक है। ये सिर्फ गंगा में आ रहे गंदे पानी को साफ करने की बात नहीं करता। ये जल का पुनर्चक्रण मतलब रीसाइक्लिंग और पुनर्उपयोग यानी रीयूज, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैचमेंट एरिया में पानी के भंडारण को बढ़ावा देने की भी बात करता है। इसका असल मतलब क्या हुआ, एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए साहिबगंज शहर में एक थर्मल पावर प्लांट है जिसे बहुत पानी की जरूरत है, तो वो प्लांट सीधे गंगा से पानी लेने की बजाय शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकले साफ किए गए पानी का इस्तेमाल करें। ये हुआ पुनरुपयोग। अच्छा। या फिर पूरे इलाके में तालाब और चेक डैम बनाए जाएं ताकि बारिश का पानी बहकर बर्बाद ना हो बल्कि जमीन के अंदर जाए। ये हुआ वर्षा जल संचयन। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत में एक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, न्यूनतम पारिस्थितिकीय बहाव सुनिश्चित करना। बिल्कुल, मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो। ये इस पूरी कवायद का दिल है। इसका मतलब है कि नदी में हर मौसम में कम से कम इतना पानी बहता रहे जो उसके जलीय जीवन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसे आप नदी की सांस समझिए।
नदी की सांस। जी, अगर पानी इससे कम हुआ तो नदी मर जाएगी, उसमें मछलियां और दूसरे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। अक्सर बांधों और सिंचाई के लिए इतना पानी खींच लिया जाता है कि नदियां नाले में बदल जाती हैं। ये प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि जल संरक्षण के इन तरीकों से इतना पानी बचाया जाए कि नदी की सांस हमेशा चलती रहे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें लागू करवाना दूसरी। अक्सर प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण या बिजली कनेक्शन जैसी छोटी छोटी चीजों में सालों तक अटके रहते हैं। क्या इससे निपटने के लिए भी इस प्राधिकरण को कोई शक्ति दी गई है? और यहीं पर इस प्राधिकरण के असली दांत दिखते हैं। स्रोत की 7वें बिंदु में साफ लिखा है कि ये भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने और बिजली आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का भी निपटारा करेगा। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। सही बात है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ योजनाएं बनाने वाली या रिपोर्ट लिखने वाली संस्था नहीं है। अगर किसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन चाहिए और मामला फंसा हुआ है तो ये प्राधिकरण सीधे हस्तक्षेप करके उसे सुलझा सकता है। तो ये जमीनी बाधाओं को दूर करने वाली एक टास्क फोर्स की तरह भी काम कर सकता है। ये वाकई इसे काफी ताकतवर बनाता है। हाँ। लेकिन अब हम वापस अपनी उसी शुरुआती पहेली पर आते हैं। गंगा तो सिर्फ साहिबगंज में है, तो क्या ये सारे अधिकार भूमि अधिग्रहण से लेकर जल संरक्षण तक सिर्फ साहिबगंज जिले तक ही सीमित हैं? यही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत की आखिरी लाइन बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है, प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण झारखंड राज्य होगा। पूरे झारखंड राज्य में? ये कैसे हो सकता है? नदी बह रही है एक कोने में और अधिकार पूरे राज्य पर। इसका क्या तर्क है? इसका तर्क वैज्ञानिक है और बहुत गहरा है। नीति निर्माता ये समझते थे कि नदी का स्वास्थ्य सिर्फ उसके किनारों पर बसे शहरों पर निर्भर नहीं करता। नदी एक अकेली इकाई नहीं है, वो अपने पूरे जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया का नतीजा होती है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। कल्पना कीजिए कि गंगा में साहिबगंज में प्रदूषण मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रदूषण दामोदर या स्वर्णरेखा नदी में छोड़ा जा रहा हो, जो गंगा की सहायक नदियां हैं या उनके बेसिन का हिस्सा हैं। और वो फैक्ट्री शायद रांची या जमशेदपुर में हो, जो साहिबगंज से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अच्छा। अगर प्राधिकरण का अधिकार सिर्फ साहिबगंज तक होता तो वो उस फैक्ट्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मतलब बीमारी की जड़ कहीं और है और लक्षण कहीं और दिख रहे हैं। तो ये प्राधिकरण सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं करेगा, बल्कि जड़ तक पहुंचकर बीमारी को ही खत्म करने की शक्ति रखता है। बिल्कुल। ये इस सोच को दर्शाता है कि आप नदी को राज्य की सीमाओं में नहीं बांध सकते। उसका स्वास्थ्य पूरे इकोसिस्टम पर निर्भर करता है। अगर झारखंड के किसी भी हिस्से में जंगल कट रहे हैं या भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है तो उसका असर देर सवेर गंगा पर भी पड़ेगा। इसीलिए इस प्राधिकरण को पूरे राज्य की जल और पर्यावरण नीतियों पर नजर रखने और हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। ये एक बहुत ही समग्र और दूरदर्शी दृष्टिकोण है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण सिर्फ नाम का प्राधिकरण नहीं है। ये 2009 में एक राष्ट्रीय मिशन के तहत बनी एक उच्च स्तरीय संस्था है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। इसमें राजनीति, प्रशासन और विशेषज्ञता का एक अनूठा संगम है। और इसके अधिकार सिर्फ नदी की सफाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने, प्रदूषण पर लगाम लगाने और जल संरक्षण की आधुनिक पद्धतियों को पूरे राज्य में बढ़ावा देने तक फैले हुए हैं। और जमीनी बाधाओं को हटाने की इसकी शक्ति इसे और भी मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 83 किलोमीटर की नदी के लिए इसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य पर लागू होता है, जो नदी संरक्षण के प्रति एक बेहद वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण को दिखाता है। ये स्रोत हमें इस संस्था के क्या और क्यों के बारे में एक बहुत स्पष्ट तस्वीर देता है। ये बताता है कि कागज पर ये कितनी शक्तिशाली और अच्छी सोच के साथ बनाई गई संस्था है। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि पिछले लगभग 1.5 दशक में जमीन पर क्या हुआ। और यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। एक जिज्ञासु मन के लिए अगला कदम ये खोजना हो सकता है 2009 के बाद से साहिबगंज में गंगा के पानी की गुणवत्ता में वास्तव में कितना बदलाव आया है। क्या कागज पर मौजूद ये व्यापक अधिकार और ये शक्तिशाली संरचना जमीन पर ठोस नतीजों में बदल पाई है, या ये एक शक्तिशाली शेर है जिसके दांत तो हैं पर वो दहाड़ता नहीं। ये पड़ताल इस कहानी का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगी।
आज हम झारखंड के भूगोल की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां पानी के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शानदार रूप देखने को मिलते हैं। हमारे पास अध्ययन सामग्री के कुछ पन्ने हैं जो राज्य की दो सबसे दिलचस्प प्राकृतिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। एक तरफ तो है आसमान छूते झरने और दूसरी तरफ धरती के सीने से निकलते मतलब खौलते हुए गर्म पानी के कुंड। और इन पन्नों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ जगहों के नाम जानना नहीं है, बल्कि झारखंड के इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे जो भूगोल है उसे समझना है। बिल्कुल। हम ये पता लगाएंगे कि वो कौन सी नदियां हैं जो इन झरनों को जन्म देती हैं, या वो कौन सी भूवैज्ञानिक हलचल है जो पानी को 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। और इनसे जुड़ी कहानियां क्या हैं? हाँ, तो ये झारखंड के जलीय खजाने की एक गहरी खोज होने वाली है। बिल्कुल, ये एक तरह से विरोधाभासों का सफर है ना? हाँ, कह सकते। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण की ताकत जो पानी को सैकड़ों फीट नीचे गिराकर चट्टानों को तराशती है, और दूसरी तरफ धरती की अपनी अंदरूनी गर्मी जो पानी को ऊपर की ओर धकेलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पानी की उस ताकत से जो ऊपर से नीचे आती है। झरनों से? हाँ, झरनों से। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इन नोट्स के मुताबिक झारखंड का जो पठारी इलाका है वो इन झरनों के लिए एक क्या कहते हैं, एक आदर्श मंच तैयार करता है। सही है। जब नदियां ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती हैं तो वो मुलायम चट्टानों को तो काट देती हैं, लेकिन फिर कठोर चट्टानों के सामने आकर अचानक नीचे गिरती हैं। और वहीं एक झरने का जन्म होता है। जी, और इस सूची में जो पहला नाम है वो अपने आप में ही सबसे खास है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बुढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात की। बुढ़ा घाघ ये लातेहार जिले में है और इन नोट्स के हिसाब से ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा? हाँ, इसकी ऊंचाई 137 मीटर है और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। 137 मीटर। इसको समझने के लिए सोचिए, ये तो लगभग एक 40-45 मंजिला इमारत से पानी गिरने जैसा है। बिल्कुल, कल्पना करना भी मुश्किल है कि जब इतना पानी एक साथ नीचे गिरता होगा तो उसके आवाज और उसका दृश्य कितना जबरदस्त होता होगा। सच में। और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ सबसे ऊंचे पर ही नहीं रुकते। अच्छा। वे हमें दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में भी बताते हैं, जो कि अक्सर एक सवाल बन जाता है। हाँ, और वो है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जी, ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। मतलब बुढ़ाघाघ से लगभग आधा, लेकिन फिर भी ये करीब 20-22 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। ये भी कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है। सही कहा। और यहाँ एक पैटर्न उभर कर आता है। जब हम इन नोट्स को और ध्यान से देखते हैं तो रांची जिला जो है वो झरनों का एक गढ़ जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। हुंड्रू के अलावा यहीं पर दशम जलप्रपात है जो कांची नदी पर है, और एक और बहुत मशहूर नाम है जोन्हा। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, तो शायद यही वजह है। शायद यही वजह है। लेकिन जोना के बारे में इन नोट्स में एक बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। इसे गौतम धारा भी कहते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, और यहीं पर भूगोल और संस्कृति का मेल होता है। इन नोट्स में एक मान्यता का जिक्र है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस झरने में स्नान किया था। ओह, अच्छा। इस एक मान्यता की वजह से ये जगह सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट या एक खूबसूरत झरना नहीं रह जाती, बल्कि ये एक तीर्थ स्थल का दर्जा पा लेती है। मतलब ये उस जगह की पूरी पहचान बदल देती है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब लोग वहां सिर्फ प्रकृति की सुंदरता देखने नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी जाते होंगे। हाँ, ये उस झरने को एक कहानी, एक आत्मा दे देता है। बिल्कुल। और ये झरने सिर्फ अकेले में ये नदियों और उनके संगम की कहानी भी कहते हैं। जैसे इन पन्नों में रजरप्पा जलप्रपात का जिक्र है। ये रामगढ़ में है और ये दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर स्थित है। अच्छा, दो नदियों के संगम पर। हाँ, ये सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि दो नदियों के मिलन का उत्सव है। इसी तरह खूंटी जिले में पंचगढ़ नाम का झरना है। पंचगढ़, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पंच मतलब 5। तो क्या वहाँ 5 झरने हैं? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि यह बनाई नदी पर स्थित 5 जलप्रपातों का एक समूह है। वाह! सोचिए, एक ही जगह पर 5 अलग अलग धाराओं का पानी एक साथ गिर रहा हो। हर झरने का अपना एक अलग संगीत होता है। पंचगढ़ में तो पूरा एक ऑर्केस्ट्रा बजता होगा। कह सकते हैं। वाह! इन नोट्स में एक और चीज है जो बहुत काम की लगती है। कुछ नामों के आगे एक तारांकन, मतलब एक स्टार का चिन्ह बना हुआ है। बुढ़ाघाघ, हुंड्रू, दशम, जोन्हा, हिरणी, ये क्या दर्शाता है?
चाहती है कि इसका कोई और भी मतलब है? हाँ, ये हमें बताता है कि कौन सी जगह सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से भी झारखंड की पहचान का एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं। अगर कोई सवाल बार बार पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो जगह उस राज्य की आत्मा से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि पहचान के प्रतीक हैं। क्या बात है, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये तो हुई पानी की उस ताकत की बात जो ऊंचाई से गिरकर सब कुछ तराश देती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, झारखंड में पानी का एक और रूप है जो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये नीचे से ऊपर आता है और अपने साथ धरती की गहराई की गर्मी और राज लेकर आता है। और ये उतना ही फैसिनेटिंग है। हम बात कर रहे हैं गर्म जलकुंडों की। गर्म जलकुंड? आसान भाषा में कहें तो ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे का पानी किसी दरार या रास्ते से सतह पर फूट पड़ता है। लेकिन ये पानी इतना गर्म क्यों होता है? क्या इसके नीचे कोई आग जल रही है? एक तरह से कह सकते हैं। इन नोट्स में इसका वैज्ञानिक कारण बहुत साफ दिया गया है। अच्छा। इसका संबंध भूमिगत मृत ज्वालामुखियों और उनमें मौजूद रेडियोधर्मी खनिजों से है। जब पानी इन खनिजों के संपर्क में आता है तो वो गर्म हो जाता है? हाँ, और क्योंकि इस पानी में कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर घुले होते हैं, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। और इन्हीं में से एक जगह है जो इन नोट्स के हिसाब से पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखती है। बिल्कुल, हजारीबाग में स्थित सूरजकुंड। सूरजकुंड ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 88 डिग्री सेल्सियस? एक मिनट, पानी तो 100 डिग्री पर उबल जाता है। जी, मतलब ये पानी उबलने से सिर्फ 12 डिग्री दूर है। क्या इसमें सच में कोई नहा सकता है या ये सिर्फ दूर से देखने के लिए है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये तो खतरनाक हो सकता है। सीधे मुख्य कुंड में नहाना तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ अलग अलग कुंड बने हुए हैं जहाँ पानी का तापमान थोड़ा कम होता है। लेकिन इस गर्मी का एक और पहलू भी है जो इसे भूविज्ञानिक आश्चर्य से कहीं ज्यादा बना देता है। और वो क्या है? इन स्रोतों के अनुसार इन जलकुंडों के पानी में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। रोगनाशक? हाँ, माना जाता है कि इसमें नहाने से गठिया, खून की कमी और खास तौर पर त्वचा से जुड़ी बीमारियों में आराम मिलता है। अरे वाह! तो यहाँ विज्ञान, भूगोल और स्वास्थ्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वाह! वैसे वही बात आ गई जो हमने जोड़ना झरने के बारे में की थी। एक प्राकृतिक स्थल जो आस्था और अब सेहत से भी जुड़ गया है। ये सिर्फ एक गर्म पानी का सोता नहीं बल्कि एक प्राकृतिक अस्पताल जैसा है। सही पकड़ा आपने। और जैसे रांची झरनों का केंद्र था, वैसे ही इन पन्नों को देखकर लगता है कि दुमका जिला गर्म जल कुंडों का एक केंद्र है। अच्छा, दुमका में भी कहीं है? हाँ, यहाँ रानी बहल, झुमका, तापात पानी, झरिया पानी और ततलोई जैसे कई कुंड मौजूद हैं। और एक पैटर्न और भी है। कई जलकुंड नदियों के किनारे स्थित हैं। बिल्कुल। जैसे हजारीबाग का टाइगर प्रपात जो एक गर्म जलकुंड है, बराकर नदी के तट पर है। दुमका का रानी बहल मयूराक्षी नदी के किनारे है और धनबाद का तितुलिया दामोदर नदी के पास। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये जमीन के ऊपर बहने वाले पानी और जमीन के नीचे के पानी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। अच्छा। नदियां अक्सर भूगर्भीय फॉल्ट लाइंस यानी दरारों के ऊपर से बहती हैं और यही दरारें भूमिगत गर्म पानी को सतह तक आने का रास्ता देती हैं। तो ये अक्सर आसपास पाए जाते हैं? जी। और यहाँ भी हमें वो तारंकन चिन्ह दिखता है। सूरजकुंड और टाइगर प्रपात दोनों पर स्टार लगा है। हाँ, जो फिर से इस बात पर मोहर लगाता है कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड होना और उसकी भौगोलिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, यह झारखंड की भूवैज्ञानिक विशिष्टता का एक बड़ा प्रमाण है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इन चंद पन्नों से हमने झारखंड की दो बिल्कुल अलग लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक पहचानों को समझा। एक तरफ बुढ़ाघाघ जैसा राज्य का सबसे ऊंचा झरना है जो ऊंचाई और बहाव का प्रतीक है, और दूसरी तरफ सूरजकुंड जैसा देश का सबसे गर्म जलकुंड जो धरती की आंतरिक गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक है। ये सूचियां महज नामों का संग्रह नहीं है। ये हमें झारखंड के भूगोल, यहाँ की शक्तिशाली नदियों जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और उनकी ताकत के बारे में बताती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही भूमि पर प्रकृति इतने विविध रूप में मौजूद हो सकती है और कैसे ये भूगोल वहाँ की संस्कृति, इतिहास और स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताओं को आकार देता है। बिल्कुल सही।
एक ही राज्य में ऊंचे पठार से गिरता ठंडा पानी भी है और धरती के भीतर से निकलता खौलता हुआ औषधीय पानी भी। हाँ प्रकृति के ये दोनों चरम रूप एक साथ मिलना ही अपने आप में अद्भुत है। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये हमें उस क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम को समझने में मदद करती है। सही बात है। नदियाँ और झरने जीवन रेखाएं हैं, तो गर्म जलकुंड भूतापीय गतिविधि के जीते जागते सबूत। ये एक बहुत ही जीवंत भूविज्ञान का प्रमाण है। इन स्रोतों ने हमें इन प्राकृतिक स्थलों के क्या और कहाँ के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक सवाल है जो अब मेरे मन में घूम रहा है। क्या? किसी राज्य में इतने सारे महत्वपूर्ण जल स्रोतों की मौजूदगी, चाहे वो झरने हों या औषधीय गर्म कुंड, वहाँ के स्थानीय समुदायों की जीवन शैली, उनके पर्यटन के मॉडल और पर्यावरण को बचाने की उनकी रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती होगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन स्रोतों ने हमें नींव दी है, लेकिन असल कहानी तो इन प्राकृतिक अजूबों और वहां रहने वाले लोगों के बीच के रिश्ते में छुपी है। ये पता लगाना कि ये प्राकृतिक खजाना उनके लिए वरदान है या एक चुनौती, ये आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन विषय हो सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।